नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं द फोर्थ कॉलम। क्या आपको पता है कि राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं? या फिर ये कि 2004 में लागू हुए नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर कर्मचारियों का पैसा बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स में लगाया जा रहा है, जिसके वापस मिलने की कर्मचारियों को कोई गारंटी नहीं है? कैसे पता होगा? टीवी खोलते ही आपको मंदिर, मस्जिद, भाजपा, कांग्रेस जैसी डिबेट्स में उलझा कर रख दिया जाता है और अपना हक मांग रहे लोगों की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी सालों से आंदोलन कर रहे हैं और नेशनल पेंशन स्कीम की खामियां गिना रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और कैसे पुरानी वाली पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेहतर है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हमने इस आंदोलन से जुड़े लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा। 1972 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके तहत रिटायर होने के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% और उसके ऊपर डीए यानी कि महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी देने का प्रावधान था। इसके बाद 1 जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की कई सुविधाएं जैसे मूल वेतन का 50% पेंशन और मरणोपरांत परिवार को मिलने वाला पेंशन बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नई स्कीम के अनुसार हर महीने कर्मचारियों के वेतन से 10% निकालकर पेंशन के लिए जमा करने की योजना बनी, जिसमें सरकार भी 10% अपनी तरफ से जोड़ेगी और दोनों को मिलाकर कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उस मूल राशि को दे दिया जाता। हालांकि बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 14% कर दिया था, मगर इसमें भी दिक्कत यह है कि यह 14% जो सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी के वेतन में लगाने वाली थी, वह किसी सेफ फंड में डालने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी में इसका वह निवेश कर देती है, जिसके डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के स्टेट सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चौधरी से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन और आंदोलन लगातार सालों से चलते आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 1 सितंबर 2019 को उनके फेडरेशन द्वारा जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार जिसका नाम पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा था का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता रिटायर्ड कर्नल पीएल चौधरी ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और कर्मचारियों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी खबर आई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मानसून सत्र के दौरान पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया। हालांकि सरकार पहले भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ संवेदना होने के बावजूद संसाधनों की कमी की वजह से अभी पुराने पेंशन स्कीम पर सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। वहीं विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वह इस पेंशन स्कीम को खत्म कर पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की वकालत करती थी, मगर अब जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो वह इस मामले में कोई ठोस कदम लेने पर विचार नहीं कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया कि पेंशन के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार का मॉडल फॉलो करती है। अगर केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर देती है तो राज्य सरकार के लिए ऐसा करना जरा भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। इस मामले में विशेष जानकारी के लिए हमने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह पटेल से बात की। देखिए कैसे उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से समझाया। मैं मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी ऑफ NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसा कि बैंक जी आपने पूछा कि NPS और पुरानी पेंशन में क्या डिफरेंस है। दरअसल पहले जो 2004 तक जो रिक्रूट हुए थे, 2004 से पहले, उन सभी कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा के बाद अगर उनकी सर्विस 20 साल की हो जाती थी तो उसके बाद लास्ट बेसिक सैलरी का हाफ 50% महंगाई भत्ते के साथ पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती थी टिल डेथ। और इन सर्विस अगर उनकी डेथ हो जाती थी उस कर्मचारी की तो उसकी फैमिली को लास्ट बेसिक सैलरी के 60% के बराबर और प्लस डीए उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती थी।
इसके अलावा उस कर्मचारी को जब तक वो रिटायर होता था उसको ग्रेच्युटी मिलती थी। डेथ के केस में DCRG मिलती थी, यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। 2004 जनवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1972 का जो सिविल सर्विसेज एक्ट था उसमें से पेंशन वाला जो पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। उसकी जगह पर उसने एक NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम पार्ट उसमें जोड़ दिया। हालांकि इसका कई बार इन्होंने नाम बदला। पहले शुरू में इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम था, फिर उसके बाद इसको नेशनल पेंशन स्कीम किया गया। आज के टाइम पर इसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। कई बार इसके नाम बदल लिए इन्होंने। अब उसमें ये जो अमेंडमेंट किए, इसमें इन्होंने कर्मचारी की नौकरी कितने साल की हुई है इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहे 30 साल नौकरी करे, चाहे 35 साल करे, यहाँ तक कि कुछ नौकरियों में तो लोग 40-40 साल की भी नौकरी करते हैं, क्योंकि अगर कोई 20 साल की उम्र में नौकरी में आ गया तो वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, इस लिहाज से वो 40 साल की सर्विस करेगा। लेकिन बावजूद इसके उसकी पूरी सैलरी से हर महीने उसकी वेतन से 10% वेतन काट करके एक प्राइवेट कंपनियों का जो समूह है LIC, UTI और SBI, उसमें हर महीने उसकी सैलरी का 10% हिस्सा कट करके जमा हो जाता है। उसको PFRDA डील करता है, हमारा एक पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उस पैसे को कंपनियां बुढ़ापे पर पेंशन देने के लिए अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर्स के थ्रू अलग अलग कंपनियों में निवेशित करती हैं। अब समस्या ये है कि जितना पैसा कर्मचारी का कटता है उतना ही पैसा सरकार अभी तक उसमें ऐड करती थी हर महीने, यानी कर्मचारी की सैलरी का 20% लगभग 1/5। हम लोगों के प्रोटेस्ट के बाद हालांकि कर्मचारी का जो शेयर है वो 10% ही रहने दिया गया। गवर्नमेंट ने अपना शेयर 10 से 14 कर दिया, यानी पूरी सैलरी का 24% हिस्सा अब इन्वेस्ट होगा हर महीने। पूरे 60 साल की उम्र तक वो कर्मचारी उसमें इन्वेस्ट करता रहेगा। बावजूद उसके 24% हर महीने इन्वेस्ट करने के बावजूद आज उसे ये नहीं पता है कि उसे रिटायरमेंट के बाद अपनी बेसिक सैलरी का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात कि उस सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान कभी भी अगर डेथ हो जाती है तो जैसा कि पहले था, उसकी फैमिली को उसी दिन से फैमिली पेंशन अलॉट हो जाती थी लास्ट बेसिक सैलरी के 60% के बराबर। लेकिन इसमें फैमिली पेंशन का आज तक 15 साल बीत जाने के बावजूद फाइनली अभी तक इस पर डिसीजन ही नहीं हो पाया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल चल रहे हैं, जबकि उन्होंने NPS अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में ये कहा कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके अकाउंट में जितना भी पैसा डिडक्ट होकर के गया है वो सारा पैसा विद गवर्नमेंट का शेयर और रिटर्न उस कर्मचारी के परिवार को दे दिया जाएगा और उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसको आज तक ना तो अमल में लाया गया, बजाय उसके 2018 में इन्होंने ये उस पर एक और बंदिश लगा दी, एक कंडीशन लगा दी कि कर्मचारी की फैमिली को ये डिसाइड करना होगा, अगर उसे फैमिली पेंशन चाहिए तो उसके अकाउंट में जितना पैसा है, चाहे वो उसका शेयर हो या गवर्नमेंट का शेयर हो और प्लस रिटर्न, सारा पैसा सरकार को हैंडओवर करना होगा, तो ही वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। अगर वो फैमिली पेंशन नहीं लेगा तो उसे वो शेयर जरूर मिल जाएगा। अब सोचने की बात यह है, अगर किसी ने 10 साल की नौकरी की, चूंकि इस एक्ट को आए हुए 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में किसी की 10 साल के बाद डेथ हो गई, किसी की 2 साल के बाद डेथ हो गई, तो उसको फैमिली पेंशन जिन जिन स्टेट्स में अभी ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, उनको कई साल उनकी फैमिलीज़ को सर्वाइव करते हो गए। कुछ लोगों ने तो ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आज तक उस पर एक्ट ही सही से नहीं बन पाया। ना तो सरकार ने ये कह दिया कि ये फैमिली पेंशन का मैटर NPS का है, यानी NSDL के पास है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी कहती है कि हमारे पास केवल इस बात का प्रावधान है कि हम कॉर्पस बेस्ड पेंशन देंगे, चाहे वो फैमिली पेंशन हो या कर्मचारी की पेंशन हो। अब वो परिवार दोनों जगह सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ये इशू आ रहा है इसके अंदर। तीसरी कि अभी तक कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का हक मिल गया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां अभी ना तो DCRG ना तो ग्रेच्युटी दी जा रही है।
अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे साथी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अब DCRG मिलेगा। पंजाब के कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगातार भूख स्ट्राइक पे थे, तब जाकर के अभी सरकार ने कहा है कि जल्द ही वहाँ DCRG के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। हालांकि कुछ स्टेट्स ने लागू भी कर दिया, जैसे यूपी ने लागू कर दिया है, लेकिन जब सरकार ने इतना बड़ा एक्ट बनाया और सभी कर्मचारियों को उस एक्ट से बांध दिया, तो सभी कर्मचारियों के साथ एक साथ नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि इसको हटाने से सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। इस बारे में जब हमने मंजीत से पूछा तो देखिए उनका क्या कहना था। देखिए, ये सरकार ने बहुत बड़ा मिथ फैलाया हुआ है कि पेंशन देने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। दरअसल जस्ट इसका उल्टा है। मैं आपको डेटा देता हूँ कि सन 2018 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, उनकी पेंशन पे 1,48,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, जबकि पेंशन कब से दी जा रही है? 1972 से पेंशन दी जा रही है। हालांकि पेंशन अंग्रेजों ने भी दी, और अभी भी 1,15,00,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही रिटायर होने बाकी हैं, जो 2033 तक रिटायर होंगे, तो उनकी भी पेंशन इनको देनी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पेंशन देना बोझ है। अब हम आते हैं एनपीएस पे। एनपीएस पे सरकार कर्मचारी के वेतन के अलावा 14% अलग से शेयर डालेगी, कहीं जमा करेगी, किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है, और वो जो 14% होगा वो आज की डेट में 50,000 करोड़ रुपए सालाना है। अब देखिए, हम 1972 से पेंशन देते आ रहे हैं, जहां करोड़ों की तादाद में पेंशनर्स हैं, वहां केवल 1.48 लाख करोड़ रुपीस जा रहा है हमारा, और हमारे पास अभी केवल 67 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका केवल 10% शेयर दे रही है पेंशन के रूप में सरकार, जो अभी से जमा कर रही है। वो 50,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है एक केवल 14 साल में। तो जाहिर सी बात है, अगर कर्मचारी सरकार ना भी रिक्रूट करे, तो यही फंड जो आज 50,000 करोड़ रुपए है, ये अगले 10 साल में कम से कम 3 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो पेंशन बोझ कौन सा हुआ? एनपीएस वाला बोझ हुआ या वो हुआ? मेरे ख्याल से तो एनपीएस एक बोझ हो गया। फिर तो क्या सरकार एनपीएस भी खत्म करेगी? क्या अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से फिर पीछे हटेगी? क्या सरकार ये कह देगी कि पेंशन हमारा दायित्व तो नहीं है? आखिर कर्मचारी टैक्स देता है, एम्प्लॉयज जो भी यहाँ पे कमाते हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, टैक्स देते हैं, और वो टैक्स इसलिए दिया जाता है ताकि उस राज्य के, उस देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी। और जब वही नहीं, आप उसी के दायित्व से पीछे हट जाएंगे, तो ना तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बची, फिर उस संविधान से जो आपका वो है ना, जो कल्याणकारी वाला, उसको निकाल करके फेंक दें। हम जिस समानता की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आपने कर्मचारियों को 2 हिस्सों में भी बांट दिया, एक वो जो पुरानी पेंशन वाले, एक वो नई पेंशन वाले। अभी तमाम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां आप पुरानी पेंशन आज भी लागू किए हुए हो। एमएलए एमपी बन जाएगा तो एमएलए की भी पेंशन ले रहा है, एमपी की भी पेंशन ले रहा है, मिनिस्टर बन जाएगा तो वो तीसरी भी पेंशन लेगा। एक ही आदमी 3-3 तरह की पेंशन ले रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा खर्चा तो एमएलए, एमपीज, एमएलसीज और आयोग के जो मेंबर हैं, इन पर खर्चा हो रहा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा। और सरकार हमारे उस पेंशन के बोझ को बोझ बता रही है, कि जो पेंशन का फंड है उसे बोझ बता रही है। केवल और केवल मिथ है सोसाइटी में फैलाने के लिए, ताकि समाज को ये पता चले। समाज को 2 वर्गों में बांट दिया गया इससे, कि वो समाज जो सरकारी नौकरी पैसे वाला नहीं है, उसको ये लगता है कि कर्मचारियों के ऊपर सरकार का बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, और वो क्या है, एक तरह से नफरत करने लगता है फिर सरकारी कर्मचारियों से। एक तरफ सरकार ये भी मतलब फैलाती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। अगर वो काम नहीं करता है तो देश का काम कैसे चल रहा है? मुझे कोई ये बताए कि सरकार का जो काम करता है, करने वाली एक जो बॉडी है, वो आखिर कौन है? वो सरकारी कर्मचारी ही तो हैं। अगर सरकार काम कर रही है, इसका मतलब है कि कर्मचारी काम कर रहा है। तो सरकार ने ये एक तरह से मिथ फैलाया हुआ है कि पेंशन देना हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरी बात यह है कि पेंशन अभी भी भारत सरकार के बजट पर 5% से ज़्यादा नहीं है, और कई योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, जिनका आप खुद उठा करके खाका देख सकते हैं कि 5% से कहीं ज़्यादा बड़ी योजनाएं हैं वो।
तो 5% पेंशन देना, और पेंशन पूरे देश को देना है, तो 5% मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है पूरे बजट का। तो ये केवल और केवल मिथ है, जनता को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए। उन्होंने इस पूरे मसले को समझाने के अलावा अपने आंदोलन के बारे में भी विस्तार से बताया। देखिए सर, एक तो खास बात यह है कि किसी भी प्रोटेस्ट को एक मूवमेंट बनने में एक टाइम लगता है। हालांकि हम इस प्रोटेस्ट को 7 साल से ज़्यादा हो गया हम इसे करते हुए, लेकिन ये जब शुरू में क्या था कि एनपीएस वाले जो कर्मचारी थे वो संख्या में बहुत कम थे। दूसरी बात है, अलग अलग स्टेट के जो लोग थे वो एक बैनर के तले आए नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी कि एनपीएस में क्या होगा, क्योंकि पहले के जो कर्मचारी थे उनका ये मानना था कि इसमें गवर्नमेंट भी शेयर डालती है कर्मचारी की पेंशन के लिए, कर्मचारी का भी शेयर जा रहा है, तो 20% तो जिस दिन वो नौकरी में आता है उसी दिन जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसको ये लग रहा था कि ये पहले से बेहतर होगी, तो इसलिए इसके खिलाफ मोबिलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, लोग रिटायरमेंट लोगों का शुरू हुआ है, हज़ारों कर्मचारी जो पहले हुआ क्या कि पहले एक तरह से संविदा पे लगे और 10 साल उन्होंने संविदा पे नौकरी की, तो उसके बाद वो परमानेंट हुए, तो महज उनको 15-20 साल नौकरी करने के लिए मिले, किसी किसी को तो 10 ही 12 साल मिले। तो वो लोग जब 10 साल 12 साल की नौकरी करके रिटायर हुए तो उनके पास पता चला कि कार्पस 10 लाख रुपए था। अब 10 लाख रुपए में से 60% रिटायरमेंट पे दे दिया गया उसको, 4 लाख रुपए पे जो पेंशन बनी वो पता चल रहा है कि 400 रुपये भी पेंशन नहीं बन रही है, जबकि पुरानी पेंशन में मिनिमम, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें कर्मचारी के लिए मिनिमम पेंशन का प्रावधान था। कोई भी कर्मचारी अगर 9,000 रुपये से कम पेंशन उसकी बनती है रिटायरमेंट के बाद तो उसे 9,000 रुपये पे फिक्स किया जाता था, प्लस डीए उसे मिलता था। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी को 200 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 300 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 3,000 मिल रही है, किसी को 1,200, यहाँ तक कि आखिरी वेतन उसका 70,000 था। कुछ केस ऐसे हैं कि उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन जीरो है। दूसरी बात जो एक सबसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्मचारी रिटायर होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उसकी उसी दिन डेथ हो जाएगी। सरकार को इस बात की तस्दीक करनी चाहिए थी कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल जिंदा रहेगा। पुरानी पेंशन स्कीम में जब तक वो जिंदा रहता था, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता था उसकी पेंशन भी बढ़ती थी, क्योंकि उसके साथ महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ था। जैसे पे कमीशन आता था, कर्मचारियों की तनख्वाहें रिवाइज होती थी, उसी तरह से उनकी पेंशन रिवाइज होती थी। लेकिन एनपीएस में एक बार अगर पेंशन फिक्स हो गई 2,000 रुपये या 1,200 रुपये, तो वो जब तक जिंदा रहेगा कर्मचारी उसको वो 1,200 रुपये ही मिलेगा, उस पर कोई महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा, उस पर कोई पे कमीशन नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि अगर 1,200 रुपये उसको आज पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है और वो 20 साल तक जिंदा रहता है, तो क्या वो 1,200 रुपये ही उसके 20 साल आगे के जीवन के लिए 1,200 रुपये पर्याप्त होंगे? इतनी बड़ी लापरवाही इस एक्ट में है, जिसकी वजह से जैसे जैसे लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ी, लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते गए। आज नतीजा ये है कि हम 17-18 राज्यों में हमारा नेटवर्क है और हमारे साथ करीब करीब 20 लाख कर्मचारी जुड़ा हुआ है। आज की डेट में महाराष्ट्र में आज हड़ताल चल रही है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, जहां वहां के टीवी, वहां के मीडिया की रिपोर्ट है कि 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है और मुद्दा सिर्फ एक है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। देखिए, एक बात तो तय है कि हमने प्रोटेस्ट करने कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने से शुरू किए थे। हालांकि हमारे प्रोटेस्ट उस समय इतने बड़े लेवल पर नहीं थे। ये इत्तेफाक की बात है कि भाजपा के समय हमने बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए, क्योंकि तब तक हमारी संख्या बहुत लाखों में पहुंच गई थी, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। दूसरी बात यह है कि इसी भाजपा सरकार ने झुक करके, जब हमारी पीयूष गोयल जी के साथ बैठक हुई 2 फरवरी को, उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा करके 14% किया है। पहली बात तो ये है कि सरकार गलत है, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं झुकती है फिर भी, तो अभी हम सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं 9 नवंबर से। अगर फिर भी सरकार नहीं झुकती है तो बहुत सारे राज्यों में एमएलसीज के भी इलेक्शन हैं, जिनको हम लोग प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहाँ सरकारी कर्मचारी भी उन इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, हम वहाँ भी उनको प्रभावित करेंगे। और फिर भी नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को अवेयर करेंगे कि एनपीएस पेंशन रोकने के बहाने एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है सरकार,
वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस पैसे का लेखा जोखा यहाँ तक कि पीएफआरडीए के चीफ इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि ये पैसा सरकार ने सबसे 2 इसमें अमेंडमेंट किए थे, 2 इसमें प्रोविज़न किए थे कि इस टोटल पैसे का 85% हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाएगा और 15% हिस्सा ओपन मार्केट यानी शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि 85% कहाँ लगा है और 15% कहाँ लगा है। 15 जनवरी को जो IL&FS एक कंपनी है, IL&FS, उसका 92,000 करोड़ रुपए डूबा, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए इसी पेंशन फंड का था। अब अगर ऐसे 3-4 केस और हो गए तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स नीचे आएगा और वो जो हजारों करोड़ रुपए, जो लाखों करोड़ रुपए है, वो मिट्टी का हो जाएगा, वो एकदम बिल्कुल रद्दी की टोकरी बन जाएगा, जैसा कि कुछ देशों में हुआ भी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से चाहे हमें आमरण अनशन पे जाना पड़े या सरकार के खिलाफ हमें मैदान में उतरना पड़े या जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े आंदोलन और उसके असर के बारे में हमने दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट और NMOPS के पेट्रन DN सिंह से भी इस बारे में बात की। तो देखिए उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना था। मैं DN सिंह, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और पैटर्न ऑफ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली यूनिट, आपसे इस सिलसिले में जो आपने पूछा है कि भाई इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है इस पर, इस बारे में मेरा कहना यही है कि जो ये NPS हैं 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, उन्होंने इसको किया था। तब से लेके बाद में कांग्रेस की सरकार भी रही बीच में और अभी फिर बीजेपी की सरकार है और आंदोलन भी इसका लगभग 8-10 साल से लगातार पूरे देश में चल रहा है। तो इस मूवमेंट का इम्पैक्ट ये है कि पब्लिक में अब सब जानते हैं कि पेंशन का आंदोलन पूरे देश में तुम्हारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, पूरे देश भर में हर स्टेट में चल रहा है। इम्पैक्ट भी इसका अगर पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो पूरा एक आदमी पूरे देश का जानता है कि पेंशन का आंदोलन चल रहा है और सबकी पेंशन की एक समान नीति होनी चाहिए। इसके लिए लोगों का जन समर्थन भारी उनको मिल रहा है पूरे देश में। आज भी महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है, उसमें 12-15 लाख लोग इकट्ठा हैं, बैठे हुए हैं सत्याग्रह पे और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि उनको बुलाया बातचीत के लिए। जहाँ तक सरकार पर उसका इम्पैक्ट का सवाल है, सरकार ने भी, हमारा आंदोलन पहले जो हुआ 30 अप्रैल 2018 को यहाँ रामलीला मैदान में बड़ी मीटिंग हुई थी, पूरे देश भर से उसमें कर्मचारी आए थे लाखों की संख्या में। उसके बाद फिर 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर वाला जब हुआ तो उसमें दिल्ली के जो CM हैं केजरीवाल साहब आए थे और उन्होंने समर्थन किया कि भाई हम जो है इस बात के पक्षधर हैं कि पेंशन इस सबको ओल्ड पेंशन स्कीम से ही लागू होनी चाहिए और हम अपने लेवल पे सारा काम जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे, हम इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने उसी दिन विधानसभा में जो रिजोल्यूशन भी पास किया कि हम इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें जो हमारा शेयर होता है कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन का, पेंशन कंट्रीब्यूशन, उसमें 10% कर्मचारियों का था पहले, 10% गवर्नमेंट का था। तो गवर्नमेंट ने भी उसको बढ़ा के 14% किया कि हम गवर्नमेंट का शेयर 14% हम रखेंगे, सो दैट कि उनको जो पेंशन मिले उसका कुछ अमाउंट थोड़ा बढ़े। लेकिन ये एग्जैक्टली जो लोग चाहते हैं वो नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पेंशन की जो योजना है पूरे देश में हर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक होना चाहिए। जैसे अभी जुडिशरी में पेंशन मिलती है, सेना में मिलती है, जितने भी विधायिका के लोग हैं, निर्वाचित लोग, उनको मिलती है। हमारा कहना है कि पूरे सभी को एक सी पेंशन पॉलिसी होनी चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। ये जहाँ तक इम्पैक्ट है कि अभी आंदोलन तो पूरे देश भर में बढ़ते जा रहा है और खुद सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन किया भी है। लेकिन देश की जो इकोनॉमी बनाने वाले लोग हैं वो इसको 2004 में बनाए थे और आज भी उस पर अडिग हैं। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि ये पब्लिक में जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये गवर्नमेंट को अपना व्यू बदलना पड़ेगा और समान पेंशन नीति देश में लागू होगी, हमारा ये मानना है। कल हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी दिल्ली की, उसमें तय हुआ है कि 9 नवंबर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो प्रतिमाएँ हैं शहीदी पार्क में, फिरोजशाह कोटला में, वहाँ कर्मचारी सत्याग्रह शुरू करेंगे
और ये बड़ा सत्याग्रह हुआ। सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने वाली बात पर भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकारी खजाना जनता के लिए कल्याणकारी सुविधाओं में खर्च होता है। इस पर उन्होंने सरकार के रुख के बारे में भी बात की। सरकारी खजाने का अर्थ पहले हमें समझना पड़ेगा, सरकारी खजाना है क्या और क्यों। सरकारी खजाना पब्लिक का खजाना है और पब्लिक के लिए है। पब्लिक जो टैक्स देती है एक वेलफेयर स्टेट में, तो उसको पब्लिक उसमें ही खर्च करना होता है। वो पब्लिक से टैक्स लेके कोई और तो करना नहीं होता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ये सब जानते हैं कि वो नौकरी करते हैं पूरा जीवन, और इस शर्त के साथ करते हैं कि वो इस दौरान कोई और काम नहीं करेंगे। जैसे उनको नौकरी करते हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं। एक महीना में नौकरी करता है तो उसको 1 महीने छुट्टी मिलती है, साल भर में 30 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो अर्जित अवकाश है। ऐसे ही 30 साल 35 साल जब आदमी नौकरी कर रहा है तो पेंशन भी उसका संवैधानिक अधिकार है। अधिकार ये संविधान में वर्जित है, ये कोई भिक्षा थोड़ा है। तो जो पेंशन है वो भी उसका ज़रूरी एक हिस्सा है उसकी नौकरी का। इसको बोझ नहीं कह सकते। अगर मान लो पूरे के पूरे लोग भूखा मर जाएंगे तो खजाने का क्या करना है, और खजाना किसके लिए, किसका खजाना है ये। तो इसको बोझ कहना, तो जो लोग कह रहे हैं वो दिमागी तौर पर बीमार हैं। खजाने का जो सही इस्तेमाल है वो सोशल वेलफेयर स्टेट में यही हो सकता है कि जो कर्मचारी, जो लोग ईमानदारी से काम किए हैं, उनको बेहतर तरीके से पूरा ज़िंदगी सम्मानजनक जीवन जिए वो लोग। तो इसके अलावा कोई उसका अर्थ ही नहीं हो सकता। पब्लिक खजाना बनाते किस लिए हैं, इसलिए बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं वो मैं समझता हूँ वो गलत सोच रखते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे शुड बी ये रेस्पेक्टफुल लाइफ टिल इज डेथ। ये उसके लिए पेंशन ज़रूरी है। अगर आदमी 30 साल 60 साल की उम्र में वो क्या करेगा। 60 साल में उद्योग नहीं कर सकता है, कोई ऐसा बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकता है, और उसको सर्वाइवल का, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसका सर्वाइवल का क्या होगा। अगर वो सब लोग वैसे ही रहेंगे कि उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो जो ईमानदार लोग हैं उनके पास सेविंग नहीं होती इतनी कि वो जाके बुढ़ापे के 10-20 साल में से काट सकें। तो इससे तो देश की बड़ी विभत्स स्थिति हो जाएगी कि भिखमंगा बनाएंगे उनको कि क्या बनाएंगे। इसलिए पेंशन को इस दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। पेंशन तो देश का दायित्व है। जिन्होंने पब्लिक सर्वेंट से काम किया पूरे देश के लिए, उनको अंतिम क्षण उनके और जीवन का अंतिम हिस्सा उनका ठीक से कटना चाहिए, इसीलिए पेंशन है। सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या इस पेंशन स्कीम से प्रभावित है और सरकार को चाहिए कि वह इनकी आवाज़ को सुनकर इस पर उचित कार्रवाई करे। इसी संबंध में मंजीत कुमार पटेल ने सरकार के नाम एक संदेश भी दिया। द फोर्थ कॉलम न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि 67 लाख एनपीएस कर्मचारियों को जो एनपीएस के दायरे में बांध करके रखा गया है, जो एक बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था है, उससे मुक्त किया जाए और उन्हें उनका संवैधानिक हक पुरानी पेंशन वो उन्हें फिर से बहाल करके दी जाए। सरकार इस कदम को उठा करके न केवल कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी बल्कि एक बहुत बड़े घोटाले को रोक भी सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि एनपीएस में जो भी पैसा निवेशित किया गया है वो एक घोटाले के तौर पर प्रयोग हो रहा है, जिसका निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को कभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि इस घोटाले को रोका जाए और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर आपके मन में भी यदि कोई शंका या कोई सुझाव है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्सेस में लिख भेजें, और इस तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फोर्थ कॉलम को सब्सक्राइब करें।